नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, चैप्टर नंबर 10 कंकाल एवं संधियाँ, इसके अंदर हमने दोस्तों पार्ट नंबर फर्स्ट में मानव कंकाल तंत्र के मुख्य भाग, अक्षीय कंकाल, वक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये देखो मानव कंकाल तंत्र ये पढ़ लिया था, कंकाल तंत्र के कार्य ये भी पढ़ लिए, मानव कंकाल तंत्र के मुख्य भाग, रीढ़ की हड्डी, वक्षीय कंकाल, अनुबंधी कंकाल, ठीक है। इसके बाद में हाथ की संधियाँ, ह्यूमरस, इसके बाद में रेडियो अल्ना, उसके बाद में कलाई की अस्थियाँ, हाथ के पंजे, अंगुलियाँ, अंगूठे की अस्थियाँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने पिछले पार्ट में हमने पढ़ लिया। अब इसका आज रहेगा इसका पार्ट नंबर सेकंड, और पार्ट नंबर सेकंड के अंदर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों, जो पैर की अस्थियां हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पैर की जो प्रमुख अस्थियां वो कौन कौन सी हैं? फीमर, टिबिया फिबुला, टखने की अस्थियां, तलवे, अंगुलियां एवं अंगूठे की अस्थियां। फिर है दोस्तों इसमें फर्स्ट फीमर। देखो फीमर के बारे में पढ़ते हैं। फीमर कौन सी होती है? आपने पैर के घुटने से कूल्हे तक भाग पर हाथ फिराकर इसकी लंबाई का अनुभव कीजिए, साथ ही इसकी स्थिति का भी पता लगाइए कि इसका ऊपरी एवं निचला सिरा कहाँ से जुड़ा हुआ है। चित्र को देखकर निम्नलिखित सारणी में भरिए। अब देखो ये तो होती है कूल्हे की अस्थि, इसे बोलते हैं श्रोणी मेखला, ठीक है। ये होती है यहाँ से लेके कूल्हे की अस्थि से जुड़ती है और यहाँ टखना, ठीक है। तो इस अस्थि को कहते हैं हम फीमर, ठीक है। फिर इसके बाद में टखने से लेके नीचे तक यहाँ तक ये होती है टिबिया फिबुला, ठीक है। ये टखने से लेकर यहाँ पर टखना, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की होती है टिबिया फिबुला, और ये होती है टखने की अस्थियाँ। फिर देखो दोस्तों, छूकर अनुभव के आधार पर प्रश्न, ठीक है। इनकी स्थिति किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है फीमर की। तो फीमर की देखो स्थिति कैसी होगी? कूल्हे से घुटने के बीच की। ये देखो ये है कूल्हा और यह है घुटना, तो इसकी बीच की होती है कौन सी अस्थि होती है? फीमर। फिर होती है लंबाई। तो लंबाई कितनी होती है? ठीक है, इसको आपको करना है ये, ठीक है। इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी है ये आपको कैलकुलेट करके आपको इसके अंदर लिखनी है। फिर ऊपरी सिरे से जुड़ी अस्थि का नाम कितनी होती है? एक कौन सी होती है? जो ऊपरी सिरे से जुड़ती है वो तो होती है कूल्हे की अस्थि। निचले सिरे से कौन जुड़ती है? जो घुटने की अस्थि होती है, ठीक है। अब देखो यह पैर की ऊपरी अस्थि है जिसे फीमर कहते हैं। यह शरीर की सबसे लंबी एवं मजबूत अस्थि है, जिसका निचला सिरा टिबिया फिबुला एवं ऊपरी सिरा कूल्हे की अस्थि से जुड़ा होता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि शरीर के सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो कौन सी है? यही होती है कौन सी? फीमर वाली, ठीक है। जो ऊपरी वाला सिरा है वो जुड़ता है कूल्हे की अस्थि से, और निचला सिरा टिबिया फिबुला। अब आती है अपनी टिबिया फिबुला। ये क्या होती है? ये देखो इसके अंदर पढ़ा हमने, ये होती है टिबिया फिबुला, ठीक है। अब देखो टिबिया फिबुला, अपने पैर के घुटने से लेकर टखने के मध्य के भाग को छूकर अनुभव कीजिए एवं इसकी सहायता से निम्नलिखित सारणी की पूर्ति कीजिए। अब देखो जो सारणी है इसके अंदर क्वेश्चन क्या है? चित्र के इस भाग में कितनी अस्थियां हैं? तो उत्तर होगा अपना 2। कैसे होगा? ये देखो इस डायग्राम के अंदर देखो आप, ये देखो कितनी अस्थियां हैं इसके अंदर। एक तो ये है बाहर वाली, ठीक है, जो पीछे वाली अस्थि होती है। एक ही है आगे वाली जो मजबूत होती है, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी अस्थियां हैं? 2 अस्थियां हैं। इन अस्थियों का ऊपरी सिरा किस अस्थि से जुड़ा होता है? तो ऊपरी सिरा किससे जुड़ता है? और इन अस्थियों का निचला सिरा किन अस्थियों से जुड़ा है?
तो देखो दोस्तों, जो ऊपर वाला सिरा है ये तो जुड़ता है टखने की अस्थि से, और नीचे वाला सिरा जुड़ता है टखने की अस्थि से। ये तो घुटने की अस्थि से, ये तो घुटने की अस्थि से, और ये नीचे वाला टखने की अस्थि से। ठीक है, तो ये हो गई, ये हमारी हो गई टिबिया फिबुला। इसके बाद में देखो, घुटने से टखने के बीच की टिबिया फिबुला नामक अस्थि पाई जाती है, जो दो अस्थियों टिबिया एवं फिबुला से मिलकर बनती है। टिबिया अंदर एवं फिबुला बाहर की ओर स्थित होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो टिबिया होती है वो तो कहाँ पर होती है, वो तो होती है अंदर की ओर, और फिबुला होती है बाहर की ओर। फिर है टखने की अस्थियाँ। तो अपने पैर के टखने को देखिए, क्या अस्थियाँ नज़र आ रही है। टखना कुल 7 अस्थियों मेटाटार्सल्स से मिलकर बना होता है, जो एडी का निर्माण करती है। तो टखने की अस्थियाँ, अपने पैर के टखने को देखना है, इसमें अस्थियाँ नज़र आती है। ठीक है, टखना कुल 7 अस्थियों, कितने 7 अस्थियों जिसे बोलते हैं मेटाटार्ल्स से मिलकर बना होता है, जो एडी का निर्माण करती है। तो दोस्तों, जो 7 अस्थियां हैं इनका नाम है मेटाटार्सल्स। फिर आती है अपनी तलवे, अंगुलियों, अंगूठे की अस्थियां। तलवे के, जो पैर के तलवे में 5 अस्थियां होती हैं, तो पैर का तलवा होता है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं, 5 अस्थियां होती हैं, जिन्हें प्रपदिकाएँ कहते हैं। प्रपदिकाएँ कहते हैं। पैर की प्रत्येक अंगुली में 3 एवं अंगूठे में 2 अस्थियां होती हैं। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हाथ का जो पंजा होता है अपना, ठीक है, तो पंजे में कितनी अस्थियां होती हैं, जो अंगुली होती है अंगुली में 3 अस्थियां होती हैं, कितनी होती हैं 3 वही, और अंगूठे में कितनी होती हैं 2 अस्थियां। ठीक है, ये तो सेम है। फिर देखो दोस्तों, ये सारणी है, यहाँ से देखो, तो दोस्तों देखो, जो कूल्हे की हड्डी से घुटने के बीच की अस्थि है इसका नाम होता है फीमर, और अस्थियों की संख्या होती है 1। घुटने से टखने के बीच की अस्थि एवं घुटनास्थि, इसका नाम है, इनको बोलते हैं टिबिया, फिबुला एवं पटेला। इनकी संख्या होती है 2 + 1। ठीक है दोस्तों, तो टिबिया फिबुला ये तो होती है 2, एक होती है पटेला। ठीक है, ये तो टिबिया 1 + 1 + 1, तो टिबिया, फिबुला और ये पटेला। फिर है टखने की अस्थियाँ। अस्थि का नाम है गुल्फास्थियाँ या टार्सल्स। इनकी संख्या होती है 7 होती है। तलवे की अस्थियाँ प्रपदिकाएँ, इनका नाम है मेटाटार्टल्स। इनकी संख्या होती है 5। पैर के अंगुलियों की अस्थियाँ, अंगुलास्थियाँ, ये होती है 12। जिस तरह से हाथ के पंजे में होती है उसी तरह से पैर के अंगूठे की अस्थियाँ होती है, इनका नाम है अंगूठास्थियाँ, संख्या 2। अब देखो, जो कंधे की अस्थि होती है उनका नाम है अंश मेखला। जो कंधे की अस्थि होती है कहलाती है अंश मेखला। कूल्हे की अस्थि होती है श्रोणी मेखला। ठीक है, अंश मेखला एवं श्रोणी मेखला से क्रमशः हमारे हाथ और पैर की अस्थियां जुड़ी होती है। जो अंश मेखला है, कंधे की अस्थि होती है, उससे तो हमारे हाथ, ठीक है, एवं श्रोणी मेखला से पैर की अस्थियां जुड़ी होती है। तो दोस्तों, जो हाथ हैं, ठीक है, तो हाथ कौन सी अस्थि से जुड़ते हैं, अंश मेखला से, और जो पैर की अस्थियां होती है वो जुड़ती है श्रोणी मेखला से। ये दोनों मेखलाएं हमारे कंकाल तंत्र का आधार है। इसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, शरीर की प्रमुख संधियां। ठीक है, अस्थियों के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब आती है प्रमुख संधियां। आपने अभी तक पढ़ा है कि हाथ, पैर या अन्य अस्थियां किसी न किसी स्थान पर दूसरी अस्थि से आपस में जुड़ी होती है। मानव कंकाल की अस्थियां आपस में जिन स्थानों पर जुड़ती है उन्हें संधियां या जोड़ कहते हैं। संधियां 2 प्रकार की होती है, चल संधियां और अचल संधियां। इसमें है पहली चल संधियां। तो चल संधि कौन सी होती है, वे संधियां जो अस्थियों को गति प्रदान करने में सहायक है, चल संधियां कहलाती हैं। जैसे घुटना, टखना, कोहनी, गर्दन आदि की संधियां, मतलब अस्थियों को गति प्रदान करने में सहायक होती है, वो तो कहलाती है चल संधियां। अचल संधियां, इस प्रकार की संधियां गतिशील नहीं होती हैं। इनका मुख्य कार्य शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, जैसे खोपड़ी एवं वक्ष की अस्थियां। ठीक है, अब देखो, शरीर की प्रमुख चल संधियां कौन कौन सी है वो पढ़ लेते हैं।
तो हमारे शरीर की जो प्रमुख चल संधि है वो होती है कंदुक कलिका संधि, कंदुक खल्लिका संधि, दूसरी है कोर संधि, तीसरी है दुराग्र संधि। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये संधियाँ। अब देखो इसमें पढ़ते हैं पहली कंदुक खल्लिका संधि। अब देखो अपने हाथ को कंधे के पास से घुमाकर देखिए। इस प्रकार की संधि की रचना में एक अस्थि का सिरा गुहानुमा एवं दूसरी अस्थि का सिरा गोल होता है। गुहा को खल्लिका एवं गोल सिरे को कंदुक कहते हैं यानी गेंद कहते हैं। इस विशेष संरचना के कारण इस संधि को कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। इस संधि पर गोल सिरे वाली अस्थि आसानी से सभी दिशाओं में घूम सकती है। ठीक है दोस्तों, ये संधि कहाँ पर पाई जाती है? कंधे के आसपास। ठीक है, जो कंधा होता है, कंधे से हमारी जो हाथ की अस्थियाँ जुड़ी होती है, ठीक है, तो ये होती है कौन सी? कंदुक खल्लिका संधि। इस संधि पर गोल सिरे वाली अस्थि आसानी से सभी दिशाओं में घूम सकती है, जैसे अंश मेखला में हाथ की संधि ह्यूमरस, श्रोणी मेखला से पैर की अस्थि फीमर। तो अंश मेखला से कौन सी संधि जुड़ती है? ह्यूमरस। और श्रोणी मेखला से कौन सी जुड़ती है? फीमर। उसके बाद में आती है नेक्स्ट संधि कोर संधि। ये कोर संधि कहाँ पर पाई जाती है? देखो अपनी कोहनी और घुटने को घुमाइए। क्या ये पूरे गोल घूम जाते हैं? नहीं, ये एक ही दिशा में गति कर सकते हैं। इनकी तुलना आप अपने घर के दरवाजे में लगे कब्जों से भी कर सकते हैं। इस प्रकार की संधि में एक अस्थि का गोल सिरा दूसरी अस्थि के अवतल भाग से जुड़ा होता है। उदाहरण कोहनी एवं घुटने की अस्थि। अपनी जो कोहनी होती है, अपने हाथ को मोड़ कर देखिए, क्या ये दोनों चारों दिशाओं में घूम सकती है? नहीं, ये केवल एक ही दिशा में घूम सकती है। ठीक है, केवल एक ही दिशा में घूम सकती है। तो इस प्रकार की संधि होती है कोर संधि। ये कहाँ पर पाई जाती है? जो कोहनी होती है वहाँ पर, और एक अपना जो पैर का घुटना होता है, पैर को मोड़ के देखिए तो पैर है वो भी एक ही दिशा में मुड़ता है। तो ये संधि कहलाती है कोर संधि। उसके बाद में आती है दुराग्र संधि। अपने सिर को घुमाकर देखिए, क्या अनुभव कर रहे हो? यह दाएं बाएं ऊपर नीचे निश्चित दिशा तक ही घूम सकता है। हमारा सिर मेरुदंड के ऊपरी सिरे से जिस संधि द्वारा जुड़ा होता है उसे दुराग्र संधि कहते हैं। इस संधि के कारण मेरुदंड की स्थिर अस्थि पर खोपड़ी का निचला सिरा आसानी से दाएं बाएं ऊपर नीचे घूम सकता है। तो दोस्तों ये संधि कहाँ पर पाई जाती है? ये संधि पाई जाती है हमारे मेरुदंड होता है, जो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और वहाँ से जो हमारा सिर जुड़ा होता है, ठीक है, ऊपरी सिरे से हमारा सिर मेरुदंड के ऊपरी सिरे से जिस संधि द्वारा जुड़ता है, तो हमारा सिर ये हो गया। ठीक है, ये होती है रीढ़ की हड्डी। तो ये यहाँ पर पाई जाती है संधि, ये कौन सी? दुराग्र संधि। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये दिखा रखी है कोर संधि। तो कोर संधि कौन सी पाई जाती, कहाँ पर पाई जाती है? ये ह्यूमरस है अपना। ठीक है, ये ह्यूमरस है, और ये क्या है? रेडियस, और ये क्या है? अल्ना, जो जहाँ पर दो हड्डियाँ पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये हाथ है एक दिशा में इस साइड में मुड़ता है। ठीक है, और ये संधि कौन सी है? दुराग्र संधि। ठीक है, यहाँ पर अपनी गर्दन है दाएं बाएं घूमती है। इन अस्थियों की गति में मांसपेशियाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मांसपेशियाँ क्या है, आइए इनके बारे में जानें। ठीक है दोस्तों, देखो मांसपेशियाँ क्या है? मांसपेशियाँ संकुचनशील पेशियों से बनी होती है जिनमें सिकुड़ने एवं फैलने की क्षमता होती है। आओ करके देखें। आप अपने हाथ को अपने शरीर के सामने सीधा फैलाइए। अब इसे मुट्ठी बंद करके सीधा तानिए और मुट्ठी को कंधे के पास ले जाइए। देखिए आपकी कोहनी और कंधे के बीच का भाग फूल जाता है और खींचा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो मांसपेशियों का सिकुड़ना। ठीक है, यह मांसपेशियाँ हैं, मसल्स। किसी अस्थि को गतिमान करने के लिए दो प्रकार की पेशियां मिलकर कार्य करती है। जब एक पेशी सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है और दूसरी पेशी स्थिर अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति देने के लिए पूर्व में सिकुड़ी हुई पेशियां शिथिल एवं शिथिल हुई पेशियां सिकुड़ती है। शरीर को गति प्रदान करने के लिए दोनों प्रकार की पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो अस्थियों में गति मांसपेशियों के सिकुड़ने एवं फैलने से होती है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से
क्या होता है कि अस्थियों में जो गति होती है वो मांसपेशियों के सिकुड़ने एवं फैलने से ही होती है। अब देखो कुछ अन्य जंतुओं की गतियाँ। जंतु का नाम केंचुआ। गति का प्रकार रेंगकर। गति में सहायक। केंचुए की गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर घोंगा, ये भी रेंगकर। घोंगा पेशीय पाद की सहायता से चलता है, गति करता है इस प्रकार से। फिर है तिलचट्टा, ये होता है, इसकी गति होती है चलकर या उड़ना। तिलचट्टे के शरीर एवं पैर कठोर होते हैं, कठोर आवरण से ढके होते हैं। वक्ष की पेशियाँ 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है, जो तिलचट्टे को उड़ने एवं चलने में सहायता प्रदान करती है, जिससे वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। दोस्तों ये सिंपल है, ये आप पढ़ लेना आराम से, मैं रीडिंग लगा रहा हूँ इनकी। पक्षी उड़कर या चलकर। पक्षियों में पेशियाँ दृढ़ एवं अस्थियाँ खोखली होने के कारण हल्की होती है। ये दोनों पेशियाँ एवं अस्थियाँ मिलकर पक्षियों को उड़ने में सहायता करती है। फिर है मछली, तैरकर। मछली की आकृति रेखीय होती है, उसके शरीर के दोनों ओर पेशियों की गति के कारण वलय बनते हैं, जिससे मछली जल में तैरकर गति करती है। फिर है सर्प। सर्प की गति होती है रेंग कर। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर भूमि पर सर्पिलाकार गति करते हुए रेंगते हैं। अनेकों अस्थियों एवं उनसे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती है, जिससे सर्प में गति होती है। उसके बाद में है जयपुर फुट। ये क्या होता है दोस्तों, ये देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये होता है कृत्रिम फुट होता है, ठीक है दोस्तों, मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित होता है, कृत्रिम बोलते हैं इसको, क्योंकि बनाया जाता है। ये काम क्या आता है, काम आता है ये जो भी हैंडीकैप्ड होते हैं उनके ये लगाया जाता है, उसकी वजह से वो चलने में समर्थ हो जाते हैं। देखो पढ़ते हैं इसके बारे में। जयपुर फुट को जयपुर लेक के नाम से भी जाना जाता है। इसे घुटने के नीचे की तरफ पहना जाता है। यह उच्च गुणवत्ता का युक्त रबड़ द्वारा तैयार किया जाता है। सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर भारत, SMS बोलते हैं जिसे, में कार्यरत डॉक्टर PK सेठी ने विकलांगों की समस्याओं को अनुभूत करते हुए श्री रामचंद्र शर्मा को जयपुर फुट बनाने का सुझाव दिया। इसे श्री देवेंद्र राज मेहता द्वारा स्थापित भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा ज़रूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क लगाया जाता है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा बनाया गया है जयपुर फुट, SMS हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर PK सेठी है इन्होंने सुझाव दिया था, किसको, श्री रामचंद्र शर्मा को। फिर है जयपुर फुट की अन्य जानकारी क्या क्या है, ये देखो, ये है जयपुर फुट। जो घुटना होता है, घुटने से लेके नीचे तक पहना जाता है ये, ठीक है। मतलब कोई किसी एक्सीडेंट की वजह से किसी का घुटने तक का नीचे का पैर गायब हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए बनाया जाता है। जयपुर फुट की जानकारी, जयपुर फुट ठीक उसी तरह कार्य करता है जैसे स्वस्थ व्यक्ति का पैर कार्य करता है। यह दिखने में सामान्य पैर जैसा ही प्रतीत होता है। इस पर पानी नमी का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। इसको जूतों सहित या बिना जूते भी पहना जा सकता है। सामान्यतः यह जयपुर फुट 3 वर्ष तक कार्य करता है। यह वह वजन में भी बहुत हल्का होता है। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने क्या सीखा, देखो, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए विभिन्न तरीकों से गति करते हैं। मानव का कंकाल अस्थियों एवं उपास्थियों से मिलकर बनता है। मानव कंकाल में अनेक अस्थियां जैसे हाथ की अस्थियां, पैर की अस्थियां, रीढ़ की हड्डी आदि। मानव कंकाल में मुख्यतः 2 प्रकार की संधियां होती है, चल एवं अचल। आज हमने पढ़ा इनके बारे में। चल संधियां कौन सी है, कंदुक खलिका संधि, कोर संधि और दुराग्र संधि। फिर है कीट, पक्षी, जानवर एवं जलीय जीव जंतु विभिन्न प्रकार की गति करते हैं। तो दोस्तों अब इसके जो अभ्यास प्रश्न है देख लेते हैं। दो ही दे रखे हैं। देखो, ह्यूमरस के लंबे मध्य भाग को कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, सोच के बताइए। इसका राइट आंसर होगा सॉफ्ट। क्या होगा, सॉफ्ट। हाथ के अंगूठे में अस्थियों की संख्या होती है 1 2 3 4। क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 2।
2 होती है, अंगुलियों में होती है 3 और जो अंगूठा है अंगूठी में होती है 2। हाथ और पैर दोनों में ही ये कंडीशन लागू होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल कोई हार्ड नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अपना चैप्टर रहेगा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।